ठंड में भूसे से बने ससुराल आई दुबई वाली बहू। अरे भाई, इनके तो दिन ही फिर गए। अभी तक तो इन लोगों की जिंदगी सिर्फ भूसे की झोपड़ी में कट रही थी और अब देखो जरा कितना आलीशान घर बना लिया है। अरे माँ जी, बहू नहीं आई इनकी दुबई वाली, वो ही इन्हें पैसों में खिला रही है, वरना इनके खुद तो कुछ करने की बस की नहीं है। क्या बोल रही है? पहले तो कहती थी कि बहू इतनी अमीर है लेकिन ससुराल वालों को घास तक नहीं डालती, और अब बोल रही है ये उसी ने ये सब किया है। कहता आप सही रही हैं सुष्मिता जी, पहले तो सब उसे कंजूस और घमंडी बोलते थे, तो अब वो कैसे इतनी न्यौछावर हो गई अपने ससुराल पर। कुछ तो चाल होगी उसकी, बेवजह तो वो इन्हें कुछ नहीं देने वाली। बहू, और किसी की बहू यहाँ तेरे जैसी नहीं है जो किसी काम की ही ना हो, और उस दुबई की अमीरजादी को क्या जरूरत है चाले चलने की। बिल्कुल सही, सुषमा की बहू हमारी बहुओं की तरह निकम्मी नहीं है और कोई आम लड़की नहीं है, वो तो हीरा है जिसे पहचानने में सबने गलती कर दी। हाँ, अमीरी तो सबको अपनी तरफ खींच ही लेती है। अब तो आप उसकी ही बड़ाइयां मारोगी क्योंकि आपकी चाल तो नाकामयाब हो गई। बुरा मत मानिएगा लेकिन आग तो आपके अंदर भी लग रही है। ये बात सच थी कि आज गरीब परिवार की अमीरी आसपास की औरतों को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। जो अभी तक उनकी गरीबी पर उन्हें चढ़ाती आई थी वो आज खुद शर्मिंदा होकर खड़ी थी, और ये सब आखिर हुआ कैसे था वो तो कहानी को पूरा देखकर ही पता चलेगा। अरे ये ठंड आखिर कह क्या रही है? इस भूसे की झोपड़ी में हर साल ये ठंड श्राप की तरह लगती है, और ऐसे में हमारे पास न गर्म कपड़े हैं और ना ही कोई रजाई कंबल है। हाँ माँ, आज कितनी ठंड बढ़ गई है और आगे तो और पड़ने वाली है। सारी जिंदगी हमने इसी भूसे की झोपड़ी में गुजार दी और भैया से भी कितनी आस लगाई थी, लेकिन उन्होंने भी हमें कुछ नहीं दिया। नाम मत लिया करो उसका, दुबई जाकर मर गया है वो। सिर्फ शुरू के दिन उसने हमें कुछ सुखाली दिखाई और अब हमें ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। अजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर है तो वो हमारा ही बेटा ना, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हर साल उस गरीब परिवार की भूसे की झोपड़ी में हर मौसम हर दिन एक नया इम्तिहान था। जहां आसपास हर तरफ पक्के मकान बने हुए थे, वहां उस गरीब परिवार की एक अकेली भूसे की झोपड़ी खड़ी थी, जिसमें एक पल का सुकून मिलना भी किस्मत की बात थी। किसी तरह सोहनलाल ने अपने बेटे देव को पढ़ाया लिखाया, जिसके कारण देव को दुबई में जॉब मिली। इस पर पूरे परिवार ने नए सपने सजाए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद देव ने उनसे संपर्क करना ही खत्म कर दिया। माँ, बाबा, मैंने आपके लिए काम से कुछ पैसे बचाए थे, जिससे मैं ये सस्ता सा कंबल ले आया हूँ, आप इसे ओढ़ लीजिए। ठंड में आपका इस तरह रहना ठीक नहीं है। रवि बेटा, एक तू है और एक तेरा बड़ा भाई, उसने हमारे साथ साथ तेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। हमें तुझे पढ़ा लिखा कर कामयाब करना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, अब आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। आखिर कब तक हम इन्हीं बातों पर रोते रहेंगे? अब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। रवि ने इतना बोला ही था कि तभी उसके घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आ खड़ी हुई, जिसे देखकर गरीब परिवार हैरान हो गया। लेकिन जैसे ही उसे देव बाहर आया तो सभी को इतने दिनों बाद उसे देखकर अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ। देव, क्या ये तू ही है? हाँ, ये मैं ही हूँ माँ, आपका बेटा देव। बेटा, तू सच में आ गया? तू हमें छोड़कर क्यों गया था? तूने हमें यहाँ मर मर के जीने के लिए छोड़ दिया और अरे खुद इस आलीशान गाड़ी में बैठ कर आया है बेशरम। क्यों आया है तू यहाँ पर? बाबा ऐसा मत बोलिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं किसी को आपसे मिलाने लेकर आया हूँ। इतना कहकर देव ने दूसरी तरफ से गाड़ी का दरवाजा खोला, जिससे एक बड़ी ही सुंदर और काफी अमीर दिख रही लड़की बाहर आई। उसने दुबई की फेमस कफ्तान ड्रेस पहनी हुई थी। उसके ऊपर उसने एक गरम और काफी महंगा श्रग नुमा शॉल डाला हुआ था। उसके कपड़ों से ही उसकी अमीरी साफ साफ झलक रही थी। पूरा गरीब परिवार उसे देखकर दंग रह गया। माँ, यह है वनिया, मेरी पत्नी और इस घर की बहू। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? क्या ये क्या बोल रहा है तू? हमने तुझे इस सब के लिए विदेश भेजा था, तूने वहाँ जाकर अपने परिवार को एक फूटी कौड़ी देना भी बेहतर नहीं समझा और बिना बताए शादी भी कर ली। आपका गुस्सा जायज है बाबा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। समय आने पर मैं आपको सब बताऊंगा। अरे हमें नहीं जानना तुझसे कुछ भी। चल जा यहाँ से, इससे पहले मैं तुझे खुद यहाँ से भगा दूं। रनिया और देव दोनों चुपचाप पूरे परिवार की बातें सुन रही थी। माँ के चेहरे पर नाराजगी थी और बाप के चेहरे पर उदासी। बहन नजरें झुकाई खड़ी थी और भाई की आंखों में गुस्सा झलक रहा था, जिसे देखकर देव की जान आधी हो रही थी।
माँ जी, बाबा जी, आप सभी का गुस्सा जायज है, लेकिन हम आपसे एक मौका चाहते हैं। हम वादा करते हैं कि जो भी अब तक खराब हुआ है वो सब फिर से सही कर देंगे। गरीब परिवार को रनिया का हुलिया देखकर बिल्कुल नहीं लगा था कि वो इतने अच्छे से हिंदी बोल सकती है। रनिया ने हाथ जोड़कर सबसे विनती की, जिस पर सोहनलाल ने उन दोनों को एक मौका देने की सोची। वहीं सुषमा इस सब से बहुत ज्यादा नाराज थी। सुषमा, चाहे हमारे बेटे ने कुछ भी किया, लेकिन इसमें इस बच्ची की क्या गलती है? अब यह हमारे घर की बहू है और हम इसे इस तरह जाने को नहीं बोल सकते। हाँ बाबा, इन्होंने जो किया, लेकिन हम इनके जैसे नहीं बन सकते, इसलिए हमें इन्हें एक और मौका जरूर देंगे। इस तरह देव और रनिया की आंखें चमक उठी। सुषमा ने इस मौके के ऊपर ही बिना खुशी के रनिया का गृह प्रवेश किया, लेकिन रनिया को पूरा भरोसा था कि वो अपने ससुराल वालों का एक न एक दिन दिल जीत ही लेगी। लेकिन जब वो उस छोटी सी भूसे की झोपड़ी में गई तो उसका मन काफी उदास हो गया। अरे, ये लोग इस छोटी सी भूसे की झोपड़ी में कैसे गुजारा कर रहे हैं? यहाँ तो जरूरत का कोई सामान नहीं है। क्या सोच रही है बहू? भले ही ये हमारी छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन तेरे आलीशान मकान से बहुत बेहतर है, और अब तो तुझे यहीं रहना होगा। नहीं माँ जी, मुझे यहाँ आप सभी के साथ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे सामने अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। इसके हुलिये को देखकर ही पता चल रहा है कि इसने मेरे बेटे को कैसे बातों में लिया होगा। आज हमसे उसे छीन कर खुद उसके पैसों पर राज कर रही है। माँ, खाना बन गया है, चलिए खाना खा लेते हैं। और भाभी, आप तो हमारे साथ जमीन पर बैठकर हमारा सादा सा खाना खाएंगी नहीं, इसीलिए आपको जो खाना हो खुद इंतजाम कर लो। नहीं स्वाति, प्यार से बना है, मैं सब खा लूंगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाने में, लेकिन उससे पहले। इतना बोलकर रनिया अपने बैग से एक बड़े ही गर्म और नरम स्वेटर और एक मोटी शॉल जो निकाल कर लाई, जो कि देखने में काफी महंगे लग रहे थे। स्वाति और माँ जी, सर्दी बहुत है, आप इस तरह से इतने हल्के कपड़े पहनकर मत रहिए, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। आप मेरा स्वेटर और शॉल ले लीजिए। क्या साबित करना चाहती है तू हमारे सामने भली बनकर? तुझे क्या लगता है कि हम जानते नहीं है कि ये सब कुछ हमारे बेटे की कमाई का ही है? उसके पैसे पर कब्जा जमाए बैठी है और हमारे सामने भली बन रही है। माँ जी, मैंने किसी के पैसों पर कोई कब्जा नहीं जमाया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बेटे के पैसों की चीजें हैं, फिर तो आपको खुशी के साथ इन्हें स्वीकार करना चाहिए। रनिया का जवाब सुनकर कुछ देर के लिए स्वाति और सुषमा दंग रह गईं। बहुत चालाक हो ना तुम, लेकिन कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। चलिए माँ। रनिया से स्वेटर और शॉल लिए बिना ही दोनों माँ बेटी नाराज होकर खाना खाने बैठ गईं। वहीं रनिया हाथों में गर्म कपड़े लिए बेबस खड़ी रही। सुषमा और स्वाति रनिया से कुछ भी लेने को तैयार नहीं थी। वो अपने उसी एक कंबल से गुजारा कर रही थी, जिसे देखकर रनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और ठंड अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी। अरे, लगता है इस बार ये ठंड हम जैसों की जान लेकर जाएगी। बाबा जी, माँ जी और स्वाति ने मुझसे ये गर्म कपड़े और स्वेटर नहीं लिए, लेकिन मुझसे आपको इस तरह सर्दी में ठिठुरते हुए देखा नहीं जा रहा। आप मेरी खुशी के लिए कंबल ले लीजिए। अरे, इस तरह विनती करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो उससे कोई नाराजगी नहीं, तुझे जो भी करना है कर। सोहनलाल की बात सुनकर रनिया के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने तुरंत अपना नरम कंबल लिया और सोहनलाल को उड़ा दिया। वहीं बाहर सामान लेने गई सुषमा और स्वाति ठंड में कांप रही थी। स्वाति, आज हमने बाहर आकर गलती कर दी बेटा। कितनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है हम यहीं जम जाएंगे। अरे, कैसे ठंड में ठिठुर रही हैं सुषमा जी? आज सर्दी बहुत ज्यादा है और आप यही वही गर्मी की सूती साड़ी पहनकर बाहर आ गई हैं। ऐसे में तो सर्दी लगेगी ही ना। क्या बताएं माधवी जी, आप तो जानती ही हैं, हमारा घर एक भूसे की झोपड़ी है। हम गरीबों के पास कहाँ कोई सहूलियत की चीज है। अरे, आपका बेटा दुबई से कुछ नहीं लाया क्या? हमने तो सुना था कि आपका बेटा बहुत कुछ लेकर आया। माधवी के बहुत कुछ का मतलब सुषमा पूरी तरह समझ गई। सुषमा को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर उसने मन में इस सब की वजह रनिया को ही माना। सुषमा माधवी से और बात करे बिना जो कुछ सामान लेने आई थी वो भी बिना लिए ही वापस जाने लगी। माँ, ऐसा भी क्या गुस्सा, हम कुछ लिए बिना ही जा रहे हैं। थोड़े चावल और तेल लेने ही तो आए थे, अब घर में खाने को क्या बनेगा? जिंदगी झंड करती इस दुबई की महारानी ने हमारी कितनी बदनामी हो रही है, और वो अभी भी इतने शान से हमारे घर में रह रही है, और हम अपने बेटे की वजह से बेबस होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुषमा और स्वाति जैसे ही घर पहुंची तो सुषमा का गुस्सा और माधवी की चिंता हैरानी में बदल गई। उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी के कच्चे फर्श पर एक गर्म मोटा गद्दा कंबल के साथ बिछा हुआ था, जिस पर रनिया बैठी हुई थी। वहीं चारपाई पर भी एक गद्दा बिछा हुआ, जिस पर सोहनलाल एक नरम कंबल ओढ़कर सो रहा था।
बस इतनी ही हिम्मत थी तुझसे, अब क्यों मंगवा लिया ये सब? जिस तरह हम रहते हैं वैसे ही रहे ना। अपने इस गद्दे से पूरी जगह घेर ली, अब हम क्या तेरे सर पर सोएंगे? नहीं माँ जी, ये गद्दा आप सभी के लिए है और ये मैंने नहीं मंगाया, ये तो देव जी लेकर आए। आप इतनी ठंड में एक चटाई पर चादर बिछाकर गुजारा करते हैं, भला देव जी ये सब देख सकते हैं क्या? अगर ये मेरा बेटा लेकर आया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये तूने मंगाया तो अभी के अभी से यहाँ से हटा ले, वरना मैं इसे जला दूंगी। रनिया समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ही उसकी सास को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। सुषमा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, जिससे रनिया समझ गई कि बाहर कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन उसने अपनी सुषमा से कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। अब इसी तरह रनिया अपने ससुराल वालों के लिए गर्म कपड़े, गर्म बिस्तर, हीटर, गैस चूल्हा जैसी चीजें का इंतजाम देव के नाम पर कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं रनिया। पहले तुम मेरा साथ दिया और अब तुम इतना कुछ मेरे परिवार के लिए कर रही हो। देव जी धीरे बोलिए, माँ बाहर चारपाई पर ही बैठी हुई है, अगर उन्होंने सुन लिया तो अब तक किया सब बेकार हो जाएगा। रनिया, तुम्हें मेरी वजह से न जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा है। इतना सब कुछ करने पर भी तुम्हें बदले में परिवार का साथ तक नहीं मिल रहा। अब मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, मैं सबको अभी सब कुछ बता दूंगा। नहीं नहीं देव जी, ये सही समय नहीं है। लेकिन देव ने रनिया की बात नहीं सुनी। उसे अपने ही परिवार का रनिया के साथ ऐसा बर्ताव करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो झोपड़ी से बाहर आया जहां उसके माँ, पापा और स्वाति तीनों चारपाई पर बैठे धूप ले रहे थे। अरे तू सोकर उठ गया बेटा? पता है तूने जो चूल्हा लाकर दिया है वो तो बड़े ही काम का है, उसमें तो लकड़ियों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, एक ही झटके में आग जल जाती है और खाना चुटकियों में बन जाता है। और भैया बिस्तर तो बहुत ही ज्यादा नर्म और गर्म है, अब तो हमें सर्दियों में भी सुकून की नींद मिल रही है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मुझे आपको कुछ बताना है। ये सब मैंने नहीं, रनिया ने किया है। मिस्टर देव, क्या आपको पता है कि आपसे कितनी बड़ी गलती हुई है? आज तक किसी भी वर्कर ने मेरे साथ बेईमानी करने की कोशिश कभी नहीं की। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? झूठ मत बोलिए मिस्टर देव, ये दुबई है और यहाँ इस तरह की बेईमानी नहीं चलती। आपकी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन टाइम पर मिस्टर सैयद को सब पता चल गया और उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी। सर जहां तक मैं जानती हूँ मिस्टर देव बहुत ही ईमानदार है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो आप कहना चाहती हैं कि मैं झूठ बोला हूं मिस रोनिया? मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, कम से कम हमें एक बार किसी पर इस तरह इल्जाम लगाने से पहले सब कुछ पता कर लेना चाहिए। मिस रोनिया, आप मुझे बेवकूफ समझती हैं। मैं सब कुछ पता करने के बाद ये सब कुछ कह रहा हूं। मिस्टर देव ने काम में बेईमानी की है और इसको सजा भी मिलनी चाहिए। एब्सोल्युटली, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा काम करके यूं ही आजाद नहीं रह सकता। मिस्टर देव, मैं अभी आपको अपनी कंपनी से फायर करता हूं, आप जा सकते हैं। इतना सुनते ही देव की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। देव ने कभी नहीं सोचा था कि दुबई जैसे देश में भी उसके साथ इस तरह का छल कपट कोई कर सकता है, लेकिन वो इस बात को जानता था कि दुबई में भी इंसान ही रहते हैं। देव बेबस होकर बिल्डिंग से बाहर चला आया। उसकी अच्छी खासी जॉब अब उससे छिन चुकी थी। मिस्टर देव, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाऊंगा मिस रनिया, अब तो मुझे अपने घर के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। नहीं मिस्टर देव, आप इस तरह दिल छोटा मत कीजिए। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। जहाँ तक मुझे पता है आप यहाँ पर सबसे ज्यादा ईमानदारी से काम करने वाले बंदे थे और शायद यही बात कुछ लोगों को झिली नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, होने को तो कोई नहीं टाल सकता है ना, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस तरह किसी की बेईमानी का आरोप आप जैसे सीधे साधे इंसान पर नहीं आने दे सकती। बस आप मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देव को रनिया की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन रनिया ने देव को अपने घर में जगा दी। रनिया ने देव की मुलाकात अपने पिता से कराई, जो कि रनिया की कंपनी में साझेदार थे और रनिया उन्हीं से बिजनेस संभालना सीख रही थी। रनिया बेटा, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने देव से कितनी बार बात की है। उसकी नजरों में बड़ों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और वो काफी ज्यादा साफ दिल लड़का है। मुझे भी नहीं लग रहा कि देव ने ऐसा कोई काम किया होगा। पापा, अब आप ही कुछ कर सकते हो। मिस्टर सैयद ने मिस्टर हमद को बहुत ही बुरी तरह अपनी बातों में ले रखा है। वो देव का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। असल में उन्होंने जिंदगी में पहली बार ऐसा धोखाधड़ी देखी है। आज तक किसी भी वर्कर ने उनके साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमद ही उनकी आस्तीन का सांप है। रनिया ने अपने पापा से देव को फिर से काम दिलाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की और उसके पापा ने इस बात से राजी हो गए। मिस्टर मलिक को देव काफी पसंद आया। कुछ ही समय में उन्होंने रनिया से पूछकर उसकी सगाई देव से करा दी। इससे देव का काम और आसान हो गया और देखते ही देखते देव की जॉब दोबारा लगने की बात हो गई। और मेरी जॉब अभी भी पेंडिंग है, लेकिन मिस्टर मलिक ने मुझ पर भरोसा किया और अपनी बेटी से मेरी शादी करा दी। तब से रनिया मेरी हर एक चीज में मदद कर रही है।
देव की बात सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में देव के साथ इतना कुछ हो गया, और उसने अपने परिवार की चिंता में डालने की बजाय से कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब हमने बेवजह ही बहू को इतना बुरा भला सुनाया। उसकी तो कोई गलती ही नहीं, बल्कि वो तो हमारी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आई और हमने उसे इसका ये सिला दिया। माँ जी आप रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह अगर कोई और होता तो वो भी यही करता। हमें माफ कर दे बहू, हमने तुझे बहुत सुनाया, लेकिन अब हम जान चुके, हमें माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दीजिए भाभी, हमें पहले सच्चाई जाननी चाहिए थी, लेकिन हमने कुछ जानने से पहले आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। देखिए आप इस तरह रोइए मत और ना ही मुझसे माफी मांगिए। मैं कह रही हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपने तो न जाने क्या क्या झेला है। सच बताऊं बहू, मुझे तो तुझ पर पहले से ही यकीन था कि तू बहुत अच्छी लड़की है, और मेरा यकीन बिल्कुल सही निकला। अब जब सास बहू और नंद के बीच में सब कुछ सही हो गया है तो अब रोना बंद करो। इस पर सभी हंस पड़े। इसके बाद कुछ दिन और गुजरे और आज रनिया ने पहली बार भारतीय बहू की तरह साड़ी पहनी और उसके ऊपर एक गरम शॉल डाली, साथ ही मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी लगाई। क्या बात है रनिया, आज तो तुम बिल्कुल यहीं की रहने वाली लग रही हो, बिल्कुल भारतीय बहू। आप भूल रहे हैं देव जी, मैं अब भारतीय बहू ही हूँ। अब मैं यहीं इसी तरह अपने ससुराल में रहूंगी। बहू आज तू बहुत सुंदर लग रही, तूने सारी मोहल्ले की सारी बहुओं को फेल कर दिया। अरे किसी की बहू को फेल कर दिया आपकी बहू ने सुषमा जी। अचानक से अर्चना को अपनी बहू रीना के साथ इस तरह अंदर आते देखकर सभी चौंक गए। अरे रीना जी, आप अचानक अंदर? आइए आइए। अंदर तो हम आ ही गए। वैसे ये बताइए आप किस बारे में बात कर रही थी? ये बोल रही थी कि इनकी बहू ने सारी बहुओं को फेल कर दिया। वैसे ऐसा आखिर किया क्या है आपकी बहू ने? मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अर्चना और रीना की बात को पूरा परिवार अच्छे से समझ रहे थे। उन दोनों ने हमेशा उस गरीब परिवार को उनकी गरीबी पर इसी तरह की बातें सुनाई और बेचारा गरीब परिवार बेबस होकर उनकी बातें सुनकर रह जाता था। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। मैं नहीं जानती कि आप हैं कौन, लेकिन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या किया है तो आप जरूर अंधी हैं। और अगर आपके पास आंखें हैं तो ठीक से देखिए, जो मैंने अपने परिवार को दिया है वो उनके चेहरों से साफ झलकता है। इस पर दोनों सास बहुओं ने शर्मिंदा होकर सभी के चेहरे देखे, जो आज रनिया की वजह से खुशी से चमक रहे थे। इसके बाद दोनों सास बहुओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और वो अपना ही मजाक बनवाकर वहां से चली गई। अरे वाह भाभी, आपने कितना सही जवाब दिया उन दोनों को। अभी तक तो वो हमें सुनाती ही आई थी और आज उन्हें इस तरह देखकर मेरे दिल को बड़ा ही सुकून मिला। सच में भाभी माँ, उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे। चलो चलो, बहुत हो गया हंसी मजाक। मैंने आप सभी के लिए गाजर का हलवा बनाया है, याद है ना? ओहो, तभी तो मैं सोचूं कि मेरी नाक में इतनी अच्छी खुशबू आखिर कहाँ से आ रही है। अजी आप भी बड़ी अजीब बातें करते। भला खुशबू नाक में आएगी, कानों में तो आने से रही। और हलवा पेट में जाएगा। आज अपने परिवार को इस ठंड के बेरहम मौसम में इस तरह खुश देखकर देव की आंखें भर आईं। आज उसके परिवार के पास हर चीज थी और ये सब सिर्फ रनिया की वजह से हो पा रहा था। सभी ने एक साथ नरम और गर्म बिस्तर में बैठकर आराम से गाजर का हलवा खाया और पूरा परिवार पहली बार ठंड का मौसम एंजॉय कर रहा था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए और फिर एक दिन। देव जी, आपकी जॉब की बात हो गई। पापा ने प्रूव कर दिया कि आपने कोई बेईमानी नहीं की थी। मिस्टर अहमद आपसे बात करना चाहते हैं। क्या सच में? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रनिया, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। आप इसके हकदार हैं, एम्प्लॉय से मिस्टर देव। रनिया को इस तरह बोलते देखकर देव को हंसी आ गई। वहीं उसने ये खुशखबरी पूरे परिवार को दी, जिससे पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अब देव को काम के सिलसिले में दुबई वापस जाना पड़ा। वहीं रनिया अपने ससुराल वालों के साथ ही रह रही थी। माँ जी, आज खाना मैं बनाना चाहती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्या बनाऊं। गोभी, मटर, पालक पनीर, पराठे या फिर साग बनाऊं या फिर बथुए के पराठे जैसी खास डिशेस। बहू, तू मुझे पहले ये बता कि तू दुबई की रहने वाली है, फिर भी तुझे भारत की हर एक चीज के बारे में आता है, खाना, कपड़े, भाषा, सब कुछ। हाँ भाभी, मैं तो आपकी हिंदी सुनकर काफी हैरान थी। मैं आपसे इस बारे में पूछने वाली थी। अरे माँ जी, स्वाति, मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी माँ एक भारतीय महिला ही थी और मैं उनके साथ ही यहाँ रहा करती थी। लेकिन जब मैं 15 साल की थी तब वो हमें छोड़कर चली गई और फिर पापा मेरी पढ़ाई और अपने बिजनेस के सिलसिले में मुझे दुबई ले गए। लेकिन मेरा जन्म इसी देश में हुआ था। बहू, क्या तेरी माँ तुझे 15 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई और वो एक हिंदुस्तानी महिला थी? हमें माफ कर दे बहू, हमें नहीं पता था कि तूने इतना सब कुछ झेला है। कोई बात नहीं माँ जी, भला इसमें आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? और भाभी, आपने क्या कहा कि आपका जन्म भी यहीं पर हुआ है? उसका मतलब आप भी भारतीय महिला हैं?
कह सकते हैं मैं आधी भारतीय महिला और आधी यूएई महिला हूँ, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ है लेकिन मैं ज्यादा दुबई में पली बड़ी हूँ, इसीलिए वो भी मेरा ही देश है। और अब तेरा आगे का समय यहाँ से ही कटने वाला है, क्योंकि अब तू एक भारतीय परिवार की बहू जो है। सुषमा की बात सुनकर रनिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तीनों सास बहू और बेटी अब एक हो चुकी थी। वहीं दुबई में मिस्टर हमद ने देव को फिर से कंपनी में जगा दी और देव को उसकी जॉब वापस मिल गई। अब देव की काफी अच्छी कमाई हो रही थी, जिससे उसने अपने परिवार के लिए अच्छे बिल्डर से घर बनवाने का काम शुरू कर दिया, जिसमें रनिया ने भी उसका काफी साथ दिया। यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा एक आलीशान घर बन रहा है। अब हम अपनी इस भूसे की झोपड़ी से निकलकर अपने आलीशान घर में रहेंगे। हाँ, अब हमारी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है और तू अपनी बातों से नजर मत लगा देना। अरे बाबा, क्या कह रहे हैं आप? भला मेरी बातों से भी किसी की नजर लग सकती है क्या? रवि, इस समय तेरा चेहरा देखने लायक बन रहा है। सच में। रुक, मैं अभी मेरे नए फोन में तेरी फोटो लेती हूँ। स्वाति ने रवि की फोटो लेना शुरू कर दिया। वहीं रवि अपने मुंह को छुपा रहा था। सोहन लाल और सुषमा दोनों नरम बिस्तर पर बैठे हुए थे। अब ठंड भी कम होती जा रही थी। वहीं उनका घर भी अच्छे बिल्डर की वजह से बहुत तेजी से बन रहा था। कुछ ही महीनों में उनका मेन फ्लोर बनकर तैयार हो गया और गरीब परिवार उस भूसे की झोपड़ी को छोड़कर पहली बार अपने आलीशान घर पहुंचा। यकीन नहीं हो रहा, ये हमारा घर है। कभी नहीं सोचा था कि हमें कभी ऐसा घर भी मिलेगा। माँ जी, अभी तो इसमें और काम चल रहा है, बस कुछ समय और फिर ये 2 मंजिला बड़ा घर बनकर तैयार हो जाएगा। कभी कहाँ इस मोहल्ले में बड़े बड़े घरों के बीच हमारी एक भूसे की झोपड़ी थी, और कहाँ अब हमारा घर सबसे बड़ा है, वो भी सिर्फ हमारी बहू की वजह से। अपने सास ससुर के मुंह से तारीफ सुनकर रनिया को बहुत ज्यादा खुशी होती थी। उसे जो परिवार का साथ चाहिए था वो उसे अब मिल चुका था और उसके बदले वो किसी भी चीज को कुर्बान करने को तैयार थी। आपने जो मुझे दिया है उसके आगे तो ये कुछ नहीं। मुझे ना जाने कब से एक परिवार के साथ की तलब थी और आज मुझे वो सिर्फ आपकी वजह से ही मिला है। अब जिस परिवार ने सिर्फ दुख उठाए, आज उनके दरवाजे पर कभी न खत्म होने वाली खुशियों ने दस्तक दी थी और ये उनके ऊपर हंसने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा था। अरे भाई, इनके तो दिन ही फिर गए। अभी तक तो इन लोगों की जिंदगी से भूसे की झोपड़ी में कट रही थी और अब देखो जरा कितना आलीशान घर बना लिया है। अरे माँ जी, बहू नहीं आई इनकी दुबई वाली, वो ही इन्हें पैसों में खिला रही है, वरना इनके खुद तो कुछ करना बस की नहीं। क्या बोल रही है? पहले तो कहती थी कि बहू इतनी अमीर है लेकिन ससुराल वालों को घास तक नहीं डालती, अब बोल रही है कि उसने ये सब किया है। क्या तो आप सही रही हैं अर्चना जी। पहले तो सब उसे कंजूस और घमंडी बोलते थे, तो अब वो कैसे इतनी न्यौछावर हो गई अपने ससुराल पर। कुछ तो चाल होगी उसकी, बेवजह तो वो इन्हें कुछ नहीं देने वाली। बहू, और किसी की बहू यहाँ तेरे जैसी नहीं है जो किसी काम की ना हो, और उस दुबई की अमीरजादी को क्या जरूरत है चाले चलने की। बिल्कुल सही कहा। सुषमा की बहू हमारी बहुओं की तरह निकम्मी नहीं है और कोई आम लड़की नहीं है, वो तो हीरा है जिसे पहचानने में सबने गलती कर दी। हाँ, अमीरी तो सबको अपनी तरफ खींच ही लेती है। अब तो आप उसकी ही बड़ाइयां मारोगी क्योंकि आपकी चाल तो नाकामयाब हो गई। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आग तो आपके अंदर भी लग रही है। ये बात सच थी कि आज गरीब परिवार की अमीरी आसपास की औरतों को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। जो अभी तक उनकी गरीबी पर उन्हें चिढ़ाती आई थी, वो आज खुद शर्मिंदा होकर खड़ी थी। वहीं गरीब परिवार अब अमीर परिवार में बदल चुका था। समय बीता, सर्दियां अब खत्म लगभग हो चुकी थी। माँ जी, हमारा ऊपर वाला पोर्शन भी बनकर तैयार हो गया है। चलिए मैं आपको दिखा लाती हूँ। हमारा आर्टिफिशियल गार्डन भी बनकर तैयार हो गया है। वाह भाभी, सच में गार्डन भी बन गया। अब तो मैं सारा समय वहीं बिता दिया करूंगी। बहू, आज देव भी घर वापस आ रहा है, हम उसी के साथ अपना ऊपर का घर देखने जाएंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। दोपहर तक देव घर वापस लौट आया। दोनों सास बहू ने मिलकर सबके लिए एक अच्छे अच्छे पकवान बनाए और शाम को सभी अपना ऊपर का घर देखने पहुंचे। सभी पड़ोसी उन्हें देखकर जलकर राख हो रहे थे, लेकिन किसी से उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। आज तक जो उन्हें सुनाते आए थे, आज उनके मुंह में दही जम गया था। वहीं रनिया के ससुराल वाले उसके साथ होकर नए घर को खूब एंजॉय कर रहे थे और अब सब खुशी खुशी रहने लगे।